कुछ रिएक्शन रह गई थी नहीं? कर लिए हो क्या? अच्छा, मैंने कहा था कमजोर दिमाग वाले ना गए। तो कितने लोग करके लाए हो इसको? तो फिर अगर नहीं करके लाए तो फिर डिस्कस करने का भी ऐसा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लिखो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अरे कमजोर दिमाग वाले के लिए नहीं है वो। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है तुम्हें? अरे हाइड्रोजन एसिडिक है ना, तो यहाँ आर एच बनेगा और साथ में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और एम जी एक्स प्लस ये बनेगा, ठीक है। पर इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे में यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी और यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि कोई एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए यहाँ से आर एच निकालने के लिए। यहाँ पर भी देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक है, तो यहाँ पे आर एच बनेगा और सी एच थ्री सी ओ एन एच एम जी एक्स यहाँ पे जुड़ा रहेगा। मीथेन के साथ भी, मीथेन कोई एसिडिक नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। सी एच सी एल थ्री के साथ ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, तो ये बनेगा यहाँ पे आर एच और सी सी एल थ्री एम जी एक्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो वहाँ ये जो तीन रिएक्शन है वो नहीं होंगी, बाकी की सारी रिएक्शन होंगी। जहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा वहाँ पे एल्केन निकलेगा, जहाँ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा नहीं निकलेगा। इवन जरा सा भी एसिडिक होगा तो जरूर निकलेगा, ठीक है। कितने लोग वो आखिरी वाली लाइन अपने मन से सही सही सोच पाए थे? खैर कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बताऊं, वो जो तीसरी लाइन होगी किसी भी सीरीज ऑफ क्वेश्चन में, वो नीट से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। कर लेते हो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, ठीक है। बता देते हैं उसके बाद याद रख लेते हो तो और अच्छी बात है, नहीं रख पाते हो तो और भी अच्छी बात, ठीक है। तो वो लास्ट वाली लाइन अगर नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। वो मैं इमोशन में बह के लिख देता हूँ और कुछ। अगला लिखो। अगला क्या था मेथड ऑफ प्रिपरेशन? आर एच बता दिया था ना, ये तो हो गया भाई। आर एक्स वाला बताना, ठीक है। लिखो बाई एल्काइल हैलाइड। दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अ, एक एल्काइल हैलाइड का जो रिएक्शन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया जाए। बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वैसे हो सकता है तुमने पहली बार सुना हो ना। कितने लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहले भी सुने हुए हो? हाँ ठीक है, तो बाकी लोग जो नहीं सुने उनको मैं बता देता हूँ कि ये रिएजेंट को अच्छे से देख लो। ये रिएजेंट कई बार देखने को मिलेगा और ख़ास तौर से एल्डिहाइड कीटोन में बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला रिएक्शन तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। ये बनता है और साथ में क्या बनता है उसकी चिंता नहीं करें, ठीक है। तो जब आर एक्स के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं तो ये आर एच में कन्वर्ट हो जाता है। अब अभी फिलहाल तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इस रिएक्शन को याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट जब एल्काइल हैलाइड पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इस रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड है जब किसी एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ से इसे डब्बा बनता है। इस डब्बे के अंदर कितने सोडियम है? दो। और कितने एक्स? दो। तो वो क्या बनेगा? दो एन एक्स बन जाएगा। एक्स कोई भी हेलोजन है तो सी एल होगा तो एन सी एल बन जाएगा, बी आर होगा तो एन बी आर बन जाएगा। और ये आर और आर आपस में से जुड़ जाएगा, ठीक है। और आर क्या है?
एल्केन है। ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ऐसी रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। जितने भी रिएक्शन का नाम मैं बताऊंगा कि अगर अगर किसी रिएक्शन का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है तो ऐसे में वो रिएक्शन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती। ठीक है। और नेमिंग रिएक्शन वाला टोटल मुझे लगता है कि 40-45 नेमिंग रिएक्शन है। अगर वो तुम्हें याद रहते तो अच्छी बात है, नहीं याद होंगे तो मैं बाद में एक नेमिंग रिएक्शन की शीट दे दूंगा, उसमें सब सारे नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रखे। वैसे सारी नेमिंग रिएक्शन में पढ़ाऊंगा। ठीक है। पर ये रिएक्शन सिर्फ अपने नाम की वजह से इम्पोर्टेंट नहीं है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी क्योंकि सिलेबस में है, इसलिए ये रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बन जाती। ठीक है। लिखो मैकेनिज्म। बहुत ही सिंपल सी मैकेनिज्म है। नहीं नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। ठीक है। तो आर एक्स का बॉन्ड टूटता है सोडियम के प्रेजेंस में। अब सोडियम के प्रेजेंस में बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ोगे या हेट्रोलिटिकली तोड़ोगे? बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे बे? देखो, वैसे तो बॉन्ड को हमेशा हेट्रोलिटिकली तोड़ते हैं, पर जब भी फ्री रेडिकल इनिशिएटर प्रेजेंट हो तो हम बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं? होमोलिटिकली तोड़ते हैं। क्या सोडियम एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर है या नहीं है बे? अब इनको याद ही नहीं होगा। तो कई साल पहले मैंने बॉन्ड फिजन पढ़ाया था, उसको ओपन करो सभी लोग। तो दो बॉन्ड फिजन पढ़ाए थे, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो उसमें लिखवाया था मैंने कि मिला कि नहीं मिला, तू लोगों को पहले ये बता। उसमें लिखवाया हुआ नीचे कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन इज अ रेयर केस इवेंट, इट्स ओनली अकर इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर। ये मिला लाइन। लाइक पहला क्या लिखवाए थे? सनलाइट, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, फिर NbS लिखवाया था, एल्कली मेटल लिखवाया था। एल्कली मेटल जानते हो ना तुम लोग क्या होता है? वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब वो हैलोजन्स। एल्कली मेटल जानते हो ना? सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सुइजियम, है ना? तो सोडियम यहाँ पे लिया है, एक एल्कली मेटल है। क्या ये एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर है या नहीं है? वे बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे? होमोलिटिकली। तो आधा इलेक्ट्रॉन इधर, आधा इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली। तो ये R पे फ्री रेडिकल बनता है और X पे भी फ्री रेडिकल बनता है। और क्योंकि सोडियम खुद एक फ्री रेडिकल होता है, सोडियम कैसे फ्री रेडिकल है? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, तो सोडियम भी एक फ्री रेडिकल होता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन X को देगा और NaX बना लेगा, जिसमें Na पे प्लस और X पे माइनस होता है। मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि आलस की वजह से। ये जो R फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल का मतलब जानते हो ना क्या होता है? फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले नहीं, कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है। इसमें फ्री रेडिकल के पास बॉन्ड पेयर कितने होते हैं? 3। बॉन्ड पेयर कितने होते हैं? 3। और लोन पेयर कितने होते हैं? एक भी नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करना चाहेगा? इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहेगा। कैसे भी करके पेयर करे। तो अगर इसके जैसा ही कोई मिल जाता है तो एक आर फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? आर और आर का फॉर्मेशन। ठीक है। तो दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिमाग में फोटो बनाएंगे। पी अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल के अंदर दोनों के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही अपना पी ऑर्बिटल ओवरलैप कराएंगे और बीच में बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। तो फ्री रेडिकल के अंदर हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना डाइमर बनाते हैं, ऐसे ही बनता है। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करें। राइट द मेजर प्रोडक्ट। राइट
लिख लिया बे। राइट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर। राइट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर ही क्यों लेते हैं यार? थोड़ा, ड्राई ईथर का मतलब क्या होता है? हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, इनको लगा शायद हमारी अंग्रेजी कमजोर मतलब है, बट उसका हिंदी पता है मुझे। ड्राई ईथर का क्या मतलब है? ईथर जो होगा, ईथर जानते हो ना, जब भी ईथर बोला जाता है तो हम कौन सा ईथर लेते हैं? हम डाई इथाइल ईथर लेते हैं। अब डाई इथाइल ईथर होता तो लिक्विड है, उसी लिक्विड के अंदर लेते हैं, पर उस लिक्विड के अंदर जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। उस मॉइस्चर को निकालने के लिए हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम ZnCl2 का यूज़ करते हैं या CaCl2 का यूज़ करते हैं। जो जो भी ड्राइंग एजेंट होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ड्राई ईथर लिए ही क्यों? हम लोग अल्कोहल या फिर जैसे सॉल्वेंट के लिए हम ईथर ही क्यों लिए? अगर अपने को सॉल्वेंट चाहिए होता है तो सबसे बढ़िया सॉल्वेंट क्या लगता है? पानी, है ना? हर कोई पूरी केमिस्ट्री में पानी ही सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, तो पानी क्यों नहीं ले लिया? सेंसिबल आंसर दो। कुछ भी नहीं। भाई सॉल्वेंट लेना था अगर तो पानी में क्या खराब है? पानी तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, आराम से मिल जाता है बहुत। और हमने पढ़ा है कि वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट इन केमिस्ट्री। अगर पानी लेंगे तो जो सोडियम है पहले पानी से ही रिएक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, तो सोडियम वाटर की अपनी अलग रिएक्शन चलेगी, एल्काइल हैलाइड ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है। अल्कोहल क्यों नहीं लेते? क्योंकि अल्कोहल में भी एसिडिक हाइड्रोजन है, सोडियम फिर से उससे रिएक्ट करेगा, इसलिए अल्कोहल भी नहीं लेते। अपने को एक ऐसा सॉल्वेंट लेना होगा जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। ठीक है। और ईथर एक ऐसा इजीली अवेलेबल सॉल्वेंट होता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। और ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें जरा सा भी पानी रहेगा तो फिर सोडियम उससे रिएक्ट कर जाएगा, तो फिर वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट नहीं करेगा। और अपने को सोडियम का रिएक्शन किससे कराना है? एल्काइल हैलाइड से, न कि पानी से या अल्कोहल से या किसी और से। ठीक है, इसलिए हम क्या लेते हैं? ड्राई ईथर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। इन सबको सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है। और ये कैटलिस्ट नहीं है, ये उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कोई एरो के ऊपर लिखा हुआ चीज़ हमेशा यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं हो। ठीक, इस चीज़ का ख्याल रखें।
मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक क्वेश्चन कर देता हूँ। अ, अरे नहीं 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 नहीं, एक क्वेश्चन। जब नहीं नहीं करो, अबे करो ये। अभी यार कॉपी देख रहे हैं हम। तो तुम्हारे पास समय है 6 मिनट का। 1 मिनट क्वेश्चन लिखने के लिए, 5 मिनट क्वेश्चन करने के लिए। ज़्यादा टाइम चाहिए, तुम ज़्यादा टाइम बिल्कुल ले सकते हो, पर यहाँ मिल जाएगा तुम्हें ज़्यादा टाइम। तुम्हें पता है कहाँ नहीं मिलेगा। पहली लाइन तो सबने कर लिया होगा बे। कितने लोग पहली लाइन पूरा कर लिए? बहुत ही आसान सा था। देखो, तो पहले वाले में यहाँ पर सी एल हटेगा और सी एस थ्री फ्री रेडिकल बनेगा, और दो सी एस थ्री फ्री रेडिकल आपस में जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? यही तो बनेगा ना बे। ये कितने लोग सही से बना पाए थे? इसमें तो क्या गलत करना? ये नहीं बना बे तूने? पहला वाला सी एच फोर बना दिया तूने।
ये तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहला वाला कर देता हूँ एटलीस्ट। उनका नहीं नहीं, कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं, तो ठीक है। यहाँ देखते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे, है ना, और फ्री रेडिकल बनाएंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3 यही बनेगा, ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। ये कितने लोग सही से कर पाए हो? तो बाकी क्या कर रहे हो बे? तूने क्या बनाया, इथेन? अरे तुझसे पूछ रहा हूं मैं। प्रोपेन बना दिया कैसे? मतलब दो कार्बन का एक फ्री रेडिकल और दो कार्बन का फ्री रेडिकल को चिपका के तूने तीन कार्बन का एल्केन बनाया नहीं? तो फिर तो मैथ्स की कमी है। तुझसे तो खैर क्या ही पूछे, तो क्या बनाया वैसे तूने? अरे बोल। दोनों ने साथ में प्रोपेन बनाया। अब दोनों बेवकूफ बना रहे हो। खैर, यहां देखते हैं इस वाले में, इधर CH3 फ्री रेडिकल बनेगा और इधर क्या बनेगा, इथाइल फ्री रेडिकल, यही बनेगा ना बे? और इन दोनों को जब चिपकाएंगे तब फिर क्या बनेगा? ये दिखाई दे रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये कितने लोग सही से बना पाए हो? ठीक। तो ये सही, सिर्फ यही एक सही प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या भी बनेगा, ये इथेन भी बनता है और ब्यूटेन भी बनता है। इस रिएक्शन में ये तीनों ही बनते हैं, और कौन ज़्यादा बनता है? तीनों ऑलमोस्ट बराबर बनते हैं। और उसका रीज़न क्या है बे? उसका रीज़न है, ध्यान से सुनो, ये सब छापने में लगे रहते हैं। उसका रीज़न है, पढ़ा रहे हैं बे, क्वेश्चन नहीं दिया, इनको लगता है क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन डिस्कस किए फिर घर चले जाए, है ना? डिस्कस नहीं कर, क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे, इस पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे, है ना? तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, है ना? जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो सुना करो, नहीं तो अगला वाला फिर गलत कर दो, फायदा क्या होगा? तो यहाँ पर क्योंकि CH3 फ्री रेडिकल बना है और मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल और इथाइल फ्री रेडिकल बना है, तो खाली एक मिथाइल फ्री रेडिकल और एक इथाइल फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, ढेर सारे इथाइल फ्री रेडिकल और ढेर सारे मिथाइल फ्री रेडिकल बनेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि ये मिथाइल फ्री रेडिकल एक अपने ही एक मिथाइल फ्री रेडिकल से किसी और दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ ही डाइमर बनाए, और ऐसे में किसका फॉर्मेशन होगा? इथेन का। और अगर इथाइल फ्री रेडिकल से ही कोलाइड कर गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो सबकी है, रेंडमली घूम रहे हैं, कोई किसी से भी मिल सकता है, तो इथाइल वाला अगर इथाइल से भी मिल गया तो ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा, और अगर मिथाइल और इथाइल दोनों मिलते हैं तो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। और इन तीनों में पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है? सबकी बराबर। तो सब के सब ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में बनते हैं, 33% ईल्ड के साथ। और इसीलिए ये वाला जो मेथड है, ये कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए, जैसे मान लो कि प्रोपेन बनाना चाहते हैं ऑड नंबर का, तो ये एक नंबर वाला लेना पड़ेगा, मिथाइल लेना पड़ेगा, एक इथाइल लेना पड़ेगा, और कंबाइन करेंगे तो दोनों भी साथ में बनते हैं। ठीक है? तो जो परसेंटेज यील्ड होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए इस मेथड का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, लिखो, दिस मेथड इज नॉट वेरी सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन, तो अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसमें, उसको हम कोरे हाउस सिंथेसिस बोलते हैं, पर क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तो मैं उसके बारे में अब कुछ भी नहीं पढ़ाने जा रहा। ठीक है? ये वाला मेथड अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए सुटेबल नहीं है, इसी को अंग्रेजी में लिखवा है। ठीक है? समझाने के बाद भी कहते हैं सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एल्केन का हुआ बे? लिख नहीं पाया तुम? ठीक है।
अच्छा, इस वाले में ना एक छोटा सा और प्रॉब्लम है। इस वाले में थोड़ा सा इथेन और थोड़ा सा इथीन भी बनता है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में बनता है, तो ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे इसकी, बहुत स्मॉल अमाउंट में बनता है, इथीन और इथेन दोनों बनते हैं, ठीक है। तो खैर वो अपने को नहीं जानना। यहाँ पे तो बनाए होगे, यहाँ पे अगर कोई फ्री रेडिकल बनाते हो तुम, देखो यहाँ फ्री रेडिकल बनाना और दो फ्री रेडिकल को चिपकाना, वही करना है। बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड जोड़ना है, बॉन्ड तोड़ेंगे होमोलिटिकली और फिर बॉन्ड जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3CH और CH3CH, यही बनेगा। और इधर से भी एक और CH3CH, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल दोनों साइड से बनेगा और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, यही बनेगा। अरे यही बनेगा ना। ये कितने लोग सही से बना पाए थे, अब ये नहीं बना पा रहे हैं, इसमें किए क्या है बे? तो इतनी देर से कर क्या रहे थे तो लोग? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन लिखने में ही तुम ज्यादा टाइम यूज करो। ये सब, अच्छा ये सब बोल के एक्सक्यूज दे के तुम मुझे क्यों एक्सक्यूज दे रहे हो यार? ये सब एक्सक्यूज दे के तुम, मेरा कुछ नहीं नुकसान होगा इसमें, ये सब एक्सक्यूजेज से तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्या क्वेश्चन? अभी ये तो डिस्कस कर ले। वो लिखा नहीं था क्या तूने क्वेश्चन? लिख लिया होगा वाला। मेरे ना प्रोडक्ट लिखने से पहले प्रोडक्ट लिखोगे तो ही ऑर्गेनिक में कुछ बेनिफिट होगा। मेरे प्रोडक्ट लिखने के बाद अगर तुमने प्रोडक्ट लिखा है, वेस्ट ऑफ टाइम है, मत बैठो घर जाके रिकॉर्डिंग देखा करो, 2x स्पीड पे टाइम बचेगा और PDF रहेगा उसका प्रिंट करा लेना। ऑनेस्टली बता रहे, अगर मेरे प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट बना रहे हो तो ठीक है, कोई सेंस नहीं है क्लास में बैठने का। पर खैर, आई होप कितने लोग अपने मन से ये बना पाए थे, ठीक है। पर यहाँ पे ना एक छोटा सा दिक्कत ये है कि यार ये एक प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोपीन और एक प्रोपेन, ये दोनों भी बनते हैं। हालांकि ये एक माइनर प्रोडक्ट है, मेजर यही है, मेजर तो यही है, ठीक है। माइनर प्रोडक्ट बनता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, माइनर बनता है, छोड़। मेजर तो सही सही बनाया ना सब लोग, ठीक। यहाँ देखते हैं, थोड़ा इसको छोटा बना दें। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी बहुत बेसिक्स है, बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे फ्री रेडिकल बनेगा, एक टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, जो कि डाइमराइज होके इस टाइप का एक कंपाउंड बनाना चाहिए, है कि नहीं बे? दिख रहा है ना? ये कितने लोग सही से बना पाए थे? ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ माइनर प्रोडक्ट।
और इस साइड में जिसको अपन इग्नोर कर रहे थे कि कोई खास ठीक है बाद में देख लेंगे, और जब तक मेजर नहीं बनता तब तक कंसर्न नहीं था हमारा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है। और अब अपने को इस मेजर प्रोडक्ट की चिंता करनी पड़ेगी कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, अब अपने को इस मेजर प्रोडक्ट की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट माइनर है, जो हम बना रहे थे वही, मतलब जैसे बनाते हुए आ रहे थे वही माइनर हो गया, तो गलत हो गया ना क्वेश्चन तो फिर। और एक्सेप्शन कौन बोल रहा है? तुमको एज ए एक्सेप्शन याद रखना है, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एज ए एक्सेप्शन रट। ठीक है, मैं एक्सेप्शन नहीं रटवाता हूँ इसलिए मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, नहीं बताएंगे, अब तो नहीं है बताएंगे, बताने जा रहे थे। कैसे कैसे लोग रहते, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं कि बस जैसे ही तुरंत क्यूरियोसिटी जनरेट हुई तुरंत 30 सेकंड आगे कर दिया, जल्दी से रीजन बताओ। जेन जी जनरेशन है। खैर, तो यहां पर क्या हो रहा है, जब एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं इस वाले से, जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जब बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी और जब हम इसको इग्नोर कर रहे, ठीक है, वहीं से शुरू करते। ठीक, ऐसे में ये कंपाउंड था जो सोडियम के प्रेजेंस में इसका ये वाला बॉन्ड ऐसे होमोलिटिकली टूट रहा था, तो Cl फ्री रेडिकल निकल गया, उसकी चिंता नहीं करेंगे। CH3 CH2 फ्री रेडिकल बना था, दिख रहा है ना? अच्छा, फ्री रेडिकल के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ये अपने जैसा ही एक फ्री रेडिकल खोजता है और उसके साथ अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर कर लेता है। और डाइमर बनाता, डाइमर वाइमर जानते हो ना? डाइमर क्या होता है? जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर। ट्राइमर क्या होता है? तीन मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे। और पॉलीमर क्या होता है? ढेर सारे मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ पे डाइमर बनता है, इसको इस प्रोसेस को डाइमराइजेशन बोलते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है इसको डाइमराइजेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। बट फ्री रेडिकल के अंदर एक और टेंडेंसी होती है हाइपर कंजुगेशन की। आई होप कि तुम्हें हाइपर कंजुगेशन पता हो। ये जो कंपाउंड है, ये इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होता है ऐसा। ये बनता, देख रहा है? इससे ये H फ्री रेडिकल निकल जाता है और इधर ये क्या बना? अबे ये क्या बना? इथीन। और यही H फ्री रेडिकल फिर से इथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होता, और H के पास भी फ्री रेडिकल है और इसके पास भी फ्री रेडिकल है, दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? जल्दी देख के बताओ। CH3 ये ना, CH2 में इसी में एक और H जोड़ दो तो यही बनेगा। ठीक है, तो टेक्निकली इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो ये H फ्री रेडिकल कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 फ्री रेडिकल, जो कि कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल इथीन और 1 मोल इथेन। दिखाई दे रहा है? और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों है बे? क्योंकि यही कंपाउंड में से H निकल रहा है, H निकलेगा मतलब ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन। और इसी में H ऐड हो रहा है तो ये क्या है? रिडक्शन। तो एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वही कंपाउंड रिड्यूस भी हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हाँ,
रिडॉक्स का एक और स्पेसिफिक, रिडॉक्स तो है ही, जब जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है उसको तो रिडॉक्स बोलते ही हैं, पर जहाँ एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन एक छोटा सेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, इस कंपाउंड के हाइपर कंजुगेशन। तो अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का रेट क्या होगा, ज़्यादा हो। पर यहाँ पे अभी अल्फा हाइड्रोजन 3 ही है और इस वजह से उतना ये कंपाउंड नहीं बनता है। इसलिए अपने को मेनली कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, डाइमराइजेशन वाला प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आ रही है बात, ठीक। पर अगर मैं यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लगाता हूँ, एक और मिथाइल लगा दो, ध्यान से देखना, ऐसे में अपने को यहाँ पे कौन सा ग्रुप मिलेगा, यहाँ पे एक और मिथाइल आएगा, इस जगह भी एक और मिथाइल आएगा, और यहाँ पर मिथाइल मिथाइल बनेगा, ठीक है, यही बनेगा। अरे दिख रहा है ना। और इस वाले कंपाउंड में यहाँ पर एक और मिथाइल लगा रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक और मिथाइल आएगा। आई होप कि सब फॉलो कर रहे हो, सही से फॉलो करना, नहीं तो भूल जाओगे। थोड़ा सा भी इधर उधर डेविएट हुए तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। दिख रहा है। एच हटा के CH3 लगाया मैंने। आई होप कि तुम्हें ये फॉलो हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ 2 CH3 आ गए, अब 2 CH3 आएंगे तो इस कंपाउंड के हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट, ठीक है। और CH3 यहाँ पर 2 हैं, ये 4 CH3 एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जानते हो ना। तो ये दोनों को डाइमराइज होने में क्या होगी, दिक्कत हो, तो डाइमराइजेशन का रेट थोड़ा स्लो हो गया और डिस्प्रोपोर्शनेशन का रेट क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो ऐसे में ये जो प्रोडक्ट था ये थोड़ा सा पहले के मुकाबले कम बन रहा था, और ये वाले प्रोडक्ट पहले के मुकाबले थोड़ा सा क्या बन रहे थे, ज़्यादा बन रहे थे, इसलिए माइनर प्रोडक्ट आ रहा था, ठीक है। पर कलर चेंज कर देता हूँ मैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन की हटा के अगर मैं यहाँ पे CH3 लगाता हूँ तो जब टर्शरी CH3 होगा, यहाँ देखो, यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, ऐसे में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये वाला बनेगा। यहाँ ध्यान से देख, टर्शरी जब होगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, अब 9। डिस्प्रोपोर्शनेशन का रेट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। पर अब साथ में देख डाइमराइजेशन, क्योंकि अब टर्शरी है, 3 CH3 होंगे, इन 3 CH3 को ऐसे जब चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से डाइमराइजेशन होने में क्या हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगा। तो डाइमराइजेशन का रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा और डिस्प्रोपोर्शनेशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनने लग जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला। पर तुम एज ए एक्सेप्शन इसको याद रखो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को यही याद करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। तो बनाओगे या याद रखोगे, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं क्योंकि कोई भी चीज़ याद नहीं कराना पसंद करता, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहता, तो मैं समझाना प्रेफर करता हूँ। तुम चूज कर लो, तुम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तुम चाहो तो याद कर लो, तुम चाहे समझ लो, है ना। तो अगर मेमोरी स्ट्रांग है तो याद कर लो, और
मेमोरी वीक है, आईक्यू स्ट्रांग है, तो समझ लो। ठीक है, दोनों वीक है तो घर जाओ। क्योंकि नॉर्मल इंसान में क्या होता है मोस्टली कि जिसका मेमोरी स्ट्रांग होता है उसका आईक्यू अच्छा होता है, जिसका आईक्यू अच्छा होता है, और जिसका आईक्यू खराब होता है उसका मेमोरी स्ट्रांग होता है। भगवान ऐसे ही बना के सबको भेजते हैं। ठीक है, नॉर्मल पर्सन, अब एब नॉर्मल अब का कुछ नहीं कर सकते। अब जो बिग बॉस देखते हैं, लूडो खेलते हैं, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है ये? बना लोगे ना बे? पीडीएफ मिल जाएगा तुम्हें, छाप लेना। ठीक, अगला बात करते हैं ये वाली रिएक्शन। यहाँ पर देखो सेम वैसी ही रिएक्शन है जैसे कि होती थी पहले। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे होमोलिटिकली, दो फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा, और ये दोनों फिनाइल फ्री रेडिकल आपस में से डाइमराइज होंगे और बाई फिनाइल का फॉर्मेशन करें। बाई फिनाइल का बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वहाँ होता था, यहाँ पे यही बनता। ठीक है, ये बनाया हो कि नहीं बना? बनाओ ना, ये कितने लोग सही से बनाए? ठीक है, पर इस रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन नहीं बोलते, क्योंकि एक एरोमेटिक एराइल हैलाइड है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन नहीं बोलते, फिटिग बोलते, फिटिग, TIG, ING नहीं, IG, फिटिग रिएक्शन बोलते। क्या क्या बोल रहे हो? फिटिग साइंटिस्ट का नाम है भाई। वुड्स का मतलब तुम हमसे नहीं पूछे, फिटिग का मतलब काहे पूछ रहे हो? क्या नाम है तेरा? हाँ, दुख है? हाँ, क्या नाम है? क्या मतलब है इसका? हाँ, नाम का तो कोई ऐसे ऐसे ही कुछ मतलब नहीं होता। ऐसे चिंटू मिंटू कुछ भी नाम रख देते हैं घर में, तो मतलब थोड़ा होता है। बैठ जाओ। हमारे यहाँ वो कॉमन नेम है सबका, छोटू रख देते। हाँ, नहीं मैं तो सबसे बड़ा था। नहीं, हमारे यहाँ वैसे पेटे लिख लिया। तो जब एल्काइल हैलाइड यूज होता है तो हम उसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, अराइल हैलाइड यूज होता है तो हम उसको फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, और एक एल्काइल और एक एराइल यूज होगा, तो ऐसे में हम इस रिएक्शन को वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे वे? वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। पर यहाँ पर सिर्फ यही एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तुम्हें पता होगा। इसमें साथ साथ दो और प्रोडक्ट बनेंगे, ये वाले और ये वाले भी बनेंगे। ठीक है, और वुड्स फिटिक रिएक्शन कोई बहुत अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वुड्स रिएक्शन भी होगी, फिटिक रिएक्शन भी होगी, और वुड्स फिटिक तो होगी ही। ठीक है, क्योंकि एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अबे आ रहा है ना? समझना है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक याद बंद नहीं करना। बैठ कर रटोगे क्या इसको? अब बैठ कर रट लेना, तुम्हारी मर्जी है, रट सकते हो। ठीक है, पर रटने वाले लोग ज़्यादा परेशान रहेंगे। यहाँ पर भी अगर देखा जाए, ये बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा इसमें? यहाँ पर दोनों ही बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे और CS2 फ्री रेडिकल, CS2 फ्री रेडिकल ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब ऐसा ही एक कंपाउंड होगा जो कि इसके साथ बनाएगा, तो ये यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो। देख रहा है? ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? हाथ उठाओ। गलत। तो यहां पर देखो, कभी क्या करते हैं हम, जब
अपने पास इस CS2 के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस CS2 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे कंपाउंड के पास जाएंगे क्या बॉन्ड बनाने के लिए? इनके बीच में ही साइड वाइज क्या होने लगेगा, ओवरलैपिंग हो जाता है, और जिसकी वजह से ये आपस में ही बॉन्ड बना लेते और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तकलीफ में हो? हैं? तो जब भी घर में खाना अवेलेबल हो, बना हो, तो हम बाहर खाना खाने नहीं जाते, अनलेस कि बहुत घटिया खाना ना बना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसी घर में उसी मॉलिक्यूल में एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयरिंग के लिए दूसरे मॉलिक्यूल पर जाने की क्या जरूरत है, यहीं पेयर कर लेते। ठीक है, बॉन्ड बना लेंगे। क्या बोल रहे? अब इसमें इनको क्या मिल रहा है? या तो मैं थोड़ा कम समझ पा रहा हूं, या तो ये थोड़ा ज्यादा समझ रहे हैं। मेरा IQ कम हो गया है अच्छा, घर में पेयरिंग वाला रिवाज अपना नहीं है। खैर, तो यहां पर अगर अगर ऐसा होता है तो दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाने के लिए अपने को दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करना पड़ेगा। उसके लिए दो दो बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। एक एनर्जी बैरियर जो कि अरिनियस साहब ने बताया था, और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन बैरियर। लेकिन आपस में बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी तरह के बैरियर को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, और इसी वजह से ये वाला बॉन्डिंग का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो कम होगा और रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। और वो जो तुम बना रहे हो, डाइमर बना रहे हो, साइक्लो ब्यूटेन बना रहे हो, उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, तो वो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो तुम अगर इमेजिन करो कि ऑलमोस्ट करोड़ों फ्री रेडिकल इस टाइप से घूम रहे हैं, है ना, एक कंटेनर में, तो उनके आपस में कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या इनका आपस में बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी? बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी तरह का कोलिजन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ऐसे ही बॉन्ड बन जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? इथीन का। ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे, वो हाथ उठा। संख्या इज नेग्लिजिबल। कोई बात, पढ़ा रहे हैं तो अगला वाला करोगे। अगला वाला बनाओ, ये वाला बनाए हो। यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा ऐसा, सॉरी, CH डबल बॉन्ड CH, फ्री रेडिकल, और ये जो फ्री रेडिकल हैं वो आपस में ही बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? इथाइन का फॉर्मेशन होगा। दिख रहा है ना? अबे दिख रहा है? यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली ये दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे, तो यहाँ CH2 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 आएगा, और साइक्लोहेक्सेन बनाने के बजाय ये दोनों ही आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। और इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत आसान होता है, बन जाता है। हालांकि वैसे बहुत मुश्किल होता है, पर इस तरह के रिएक्शन में ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और 3 मेंबर की जो साइक्लोएल्केन है वो बनती। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ से फ्री रेडिकल और यहाँ से फ्री रेडिकल बनाऊँ, तो ऐसी सिचुएशन में इन्हीं दोनों के बीच में आराम से बॉन्ड बन जाता है। और ये मॉलिक्यूल देखने में भले ही बर्फी जैसा लग रहा हो, पर ये ऐसा कंपाउंड बनता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बनाओ जल्दी से। क्या? अरे ये भी बनाना, ये भी उसी में। हाँ, ड्राई ईथर, वो अंडरस्टूड।
बना लिया होगा। बहुत ही आसान था। यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे फ्री रेडिकल बनेगा और ऐसे में दोनों एक साथ ऐसे बॉन्ड बना लो। ये कितने लोग सही से कर पाए हो? गलत। तो जैसे कि मैंने बताया था कि घर पे खाना सिर्फ तभी खाते हैं जब घर पे खाना अच्छा बना। ठीक है। यहाँ बॉन्ड बनाने से जो कंपाउंड बन रहा है वो एंटी एरोमेटिक है। पढ़ा है कभी जिंदगी में? तो ऐसे में आपस में बॉन्ड बना के अनस्टेबल होने से अच्छा है कि वो वेट करेगा और एक ऐसा ही दूसरा कोई कंपाउंड होगा उसके साथ कोलिजन का वेट करेगा। ठीक है। तो अब ये दोनों जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे ये बॉन्ड बनेगा। ट्रेन का डब्बा जैसा लग रहा है लेकिन यही बने। ये कितने लोग बनाए थे डाइमराइजेशन प्रोडक्ट? खैर ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत थी। कोई जरूरत नहीं, अगर तुम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना लास्ट के कुछ दो तीन जो कराएंगे वो नीट्स के लेवल से ऊपर है के हैं और तुम्हारे लेवल से भी, तो रहने दो। ठीक है। अगला लिखो। बाई सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से भी दो मेथड है जिनसे कि एल्केन को बनाया जाता है। और उसमें पहला मेथड है बाय डी कार्बोक्सिलेशन। बाय डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिएक्शन क्या हो सकती है जिसमें कार्बोक्सिलिक वाला जो ग्रुप है वो क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये जो RCON है इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं, सॉलिड NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ये भी सॉलिड रहता है। ड्राई मीडियम में रिएक्शन कराई जाती है, सूखे में ही रिएक्शन कराया जाता है और हीट करते हैं और ये डब्बा बनाते हैं। हालांकि डब्बा बनाना मुझे उतना सच पसंद नहीं है पर ठीक है। यहाँ इस डब्बे के अंदर कितने सोडियम है? 2 कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3। तो डब्बे के अंदर टेक्निकली है क्या? Na2CO3 है ना वे। तो सोडियम कार्बोनेट है डब्बे के अंदर और बाकी जो बचा है वो क्या है? RH। और RH क्या होता है? एल्केन। RH क्या होता है वे? एल्केन होता है। इस मेथड से डिकार्बोक्सिलेट करके एल्केन बनाया जाता। अब इस रिएक्शन में एक खास बात यह है कि इसमें जो एल्केन बनता है वो सॉल्ट के मुकाबले एक कम कार्बन वाला बनता है। तो अगर उसमें एसिड में 3 कार्बन है तो जो एल्केन बनेगा वो 2 कार्बन का बनेगा। ठीक है। और ये कार्बन कम या ज़्यादा करने वाली जो रिएक्शन होती है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि कन्वर्जन में मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभी कार्बन बढ़ाना पड़ जाता है, कभी कभी कार्बन घटाना पड़ जाता है। ऐसे में ये वाली रिएक्शन काफ़ी यूज़फुल होती है। ठीक है। छाप लो। इस रिएक्शन में कुछ और ख़ास बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। पहली बार तुमने NaOH का बॉन्ड Na प्लस और OH माइनस में नहीं तोड़ा है, NaO माइनस और H प्लस में तोड़ा है। दिख रहा है? दिख रहा है ना बे? वैसे NaOH का बॉन्ड तो हम बचपन से ही Na प्लस और OH माइनस में ही तोड़ते हैं। यहाँ पे हमने वैसा क्यों नहीं किया? लाइक Na प्लस और OH माइनस ही तोड़ना चाहिए था यार। NaOH है तो Na प्लस और OH माइनस तोड़ना चाहिए। H प्लस कब से देने लग गया बेस? NaOH का बॉन्ड अगर NaO माइनस और H प्लस में तोड़ेंगे तो टेक्निकली तो हम उससे हाइड्रोजन निकाल रहे हैं ना, H प्लस निकाल रहे हैं। मतलब NaOH एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा है। ऐसा कब तोड़ा है हमने कभी जिंदगी में? हमने तो कभी नहीं तोड़ा। और ये किसी ने भी नहीं पूछा कि सर आप NaOH का बॉन्ड जो है ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं। सब बस डब्बा बना के छापने के पीछे लगे हुए हैं। जब क्योंकि किसी ने नहीं पूछा तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, है ना। मैं नहीं पूछा, मैं ही पूछ के अपने ही आंसर थोड़ा देता रहूंगा कि मैं ही क्वेश्चन पूछूं मैं ही आंसर दूं तो फिर मैं ही क्वेश्चन लिखूं मैं ही सोल्यूशन लिखूं, नहीं बताऊंगा। तो घर जाके सोचना इस पे। अरे नहीं बताऊंगा। ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है। घर जाना और सोचना कि क्यों NaOH के बॉन्ड को यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस में नहीं तोड़ा गया। ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोगों से कि भाई तुम ही क्रॉस क्वेश्चन पूछो। एक इंसान क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछता और जो पूछते हैं वो एकदम बकवास सा कि मतलब उसका उसका वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब एक एक
जेन्युइन क्वेश्चन है यार, वो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पूछो, है ना। थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहा करो। एक्टिव का मतलब ये एक्टिव नहीं जैसे रहते हो, ये वाला एक्ट जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान से देखा करो, ठीक है। वरना फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर याद ही करना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं है इसका, ये डब्बा बना के याद करना, फिर क्या ही कर सकते हैं। और इसको पूछना चाहिए था, अब नहीं पूछे हो तो घर जाके इसका पता करो, ठीक है। दूसरा मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रोलिसिस मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है, याद है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो RCO है यानी इसका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं और इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, तो ये क्या बनता है, RCO माइनस और Na प्लस, यही बनेगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या किया जाता है बेसिकली मालूम है ना, ये एक ऐसा सोल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट का सोल्यूशन लिए, इसमें 2 रॉड लगाए, थोड़ा मोटा रॉड लगाते, और इसको अपन कनेक्ट करते हैं बैटरी से, DC बैटरीज कनेक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट बनता है, एक नेगेटिव प्लेट बनता है, और जो पॉजिटिव प्लेट होता है उस पर नेगेटिव वाले आयन जाते हैं, और जो नेगेटिव प्लेट होता है उस पर पॉजिटिव वाले आयन जाते हैं, और पॉजिटिव प्लेट पे ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव प्लेट पे रिडक्शन होता है, पॉजिटिव प्लेट वाला एनोड बनता है, नेगेटिव प्लेट वाला कैथोड बनता है। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया भाई, और याद भी आ रहा होगा आई होप, ठीक। यहाँ पानी डिसोसिएट होता है पार्शियली, और H प्लस और क्या बनाता है, OH माइनस। अब नेगेटिव प्लेट पे, नेगेटिव प्लेट पे कौन कौन से लोग पहुंचेंगे, Na प्लस पहुंचेगा और H प्लस पहुंचेगा। नेगेटिव प्लेट पे ये दोनों क्या करने आए हैं, ऑक्सीडाइज होने आए हैं या रिड्यूस होने आए हैं, अभी बताया था वैसे, पर खैर कोई बात नहीं, ये सब पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये क्या हो रहे होंगे, रिड्यूस। तो अब इन दोनों में से वो इंसान, वो एलिमेंट रिड्यूस होगा जिसका कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी भीड़ में से ऑक्सीडेशन बोल देते। और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स कोई लाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स कोई ले आया है तो जाके घर पे पढ़ना, नहीं लाया हो तो कोई बात नहीं, ये भी होमवर्क है। और जो मैं बोलता हूँ ना ऐसे कि ये जाके घर पे पढ़ना, वो एक्चुअली में पढ़ना होता है, मुझे पता है। इसमें से 75% से ज़्यादा लोग, मैं कम बोल दिया थोड़ा, 75%, 90% से ज़्यादा लोग वो घर पे जाके नहीं पढ़ते, है ना। तो कोई बात नहीं, मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं करते हैं, वो फॉलो नहीं करते हैं जो मैं कहता हूँ। तो अगर तुम मेजॉरिटी में रहना चाहते हो तो बिल्कुल मेजॉरिटी में रह सकते हो, है ना। मेजॉरिटी, तुम्हें पता है मेजॉरिटी में कौन लोग रहते हैं। अब भाई नीट का एग्जाम 20 लाख लोग दे रहे हैं, तो अब इस साल 22 हो गया, ठीक है 25 कर लो इस बार का, उसमें से 50,000 लोगों को गवर्नमेंट सीटें मिलती हैं, तो मेजॉरिटी में कौन है तुम्हें देख लो, तुम मेजॉरिटी में रहना चाहते हो रह सकते, ठीक है। और इसीलिए मेजॉरिटी थोड़ी बड़ी रहती है ना। तो तुम चूज कर, ये तुम्हारा चॉइसेस है कि तुम मेजॉरिटी में रहना चाहते हो या फिर उन कम स्टूडेंट्स में वो माइनॉरिटी में रहना चाहते हो, ठीक है। दोनों टफ है ना, दोनों टफ। पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना टफ होता है, लेकिन पढ़ाई ना करके सेलेक्ट ना होना भी बहुत आसान नहीं होता, वो भी टफ होता है। अब तुमने अपना टफ चूज कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, मैं उसमें इफेक्ट नहीं डालूंगा। मैं कुछ ऐसा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं बैठ के तुम्हें मोटिवेट करूँ कि नहीं उसमें बन जाओगे अच्छा रहेगा, बकवास काम नहीं करता मैं। हाँ हाँ, मैं मोटिवेट नहीं करता हूँ, मुझे खुद मोटिवेशन की जरूरत है अभी तो। इस क्लास में भेजने से पहले मैं खुद मोटिवेशन, मैं संदीप माहेश्वरी के वीडियो देख के आता हूँ। हाँ, इस क्लास में आने से पहले, हाँ, संदीप माहेश्वरी,
उसके वीडियो देख के आता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, पर फिर मुझे लगता है कि मुझे 2 बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लो, है ना, कि तुम कौन सा टफ पाथ यूज करना चाहते हो, चूज करते हो। ठीक है, क्योंकि टफ तो दोनों ही है, पढ़ाई करके सेलेक्ट होना भी और नहीं पढ़ाई करके सेलेक्ट नहीं होना भी। तुम देख लो क्या कौन सा टफ काम तुम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लाइफ तो वैसे भी टफ रहने वाली है। Na+ और H+ में, इन दोनों में से मैं बताता हूँ, है ना, इन दोनों में से ये दोनों यहाँ पर रिड्यूस होने आए हैं। ये स्टेटमेंट तुम्हें बोलना चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये एक कैथोड प्लेट है, रिड्यूस होने आए हैं। और इन दोनों में से वही रिड्यूस होगा जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और रिड्यूस होने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H+ का ज़्यादा है, Na+ का कम है, इसलिए H+ ही रिड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये H फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये जो H फ्री रेडिकल है, फिर से इसके अंदर डाइमराइजेशन की टेंडेंसी होती है हर फ्री रेडिकल के अंदर, तो ये तुरंत ही डाइमराइज होकर ½ बन के निकल जाता है। ठीक है, और सोडियम यहीं पर रह जाता है। ऐसे ही जो एनोड प्लेट है, जो कि पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पे, वहां पर पहुंचते हैं हमारे OH- और RCOO-, ये दोनों पहुंचते हैं, और ये दोनों ऑक्सीडाइज होने आए हैं। तो इन दोनों में से वो ऑक्सीडाइज होगा जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। एक बार में बहुत सारे इंफॉर्मेशन बोल गया क्या मैं? और इन दोनों में से, समय है ना भाई बहुत, इसके पास इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो ये ऑक्सीडाइज होता है, और RC डबल बॉन्ड O पे फ्री रेडिकल बनता है, जो कि बहुत अच्छा कंपाउंड नहीं है। तुरंत ही इस बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है ऐसे। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये निकल आएगा, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बनेगा। अब क्योंकि कार्बन के पास भी फ्री रेडिकल है, ऑक्सीजन के पास भी फ्री रेडिकल है, दोनों फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या बना है? CO2, और साथ में ये क्या बना है हमारा? R फ्री रेडिकल, जो कि एक R फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल के अंदर हमेशा टेंडेंसी होती है डाइमराइज होने की, तो अपने जैसा ही एक और खोजेगा और RR का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मैंने ½ RR इसलिए लिखा क्योंकि एक ही R लिया है, अगर 2 R लिया रहता तो वो एक RR बनाता। ठीक है, तो इस तरह से कैथोड प्लेट पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है, और एनोड प्लेट पे वो RR लिबरेट होता है, और सोल्यूशन के अंदर Na और OH बचा रह जाता है। मतलब टेक्निकली क्या बचा रह जाता है? NaOH बचा रहता है। और अगर तुम ये रिएक्शन, अच्छा हाँ, यहाँ पे CO2 गैस भी रिलीज हो रही है, अगर ये तुम रिएक्शन को ऐड करोगे तो ये बनेगा RCOO Na। पोटेशियम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद जो बन रहा है इधर, NaOH पहले बना, ½ मोल हाइड्रोजन, CO2 बना लो, एक ही साथ लिख देते हैं, ½ मोल हाइड्रोजन प्लस CO2 और प्लस ½ मोल RR। और ये अगर हाफ अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करके भी इस रिएक्शन को लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो अ, ये आता है कि अगर कोई कोई सॉल्ट दे देगा और बोलेगा कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो तुम बताओ कि कैथोड प्लेट पे क्या निकलेगा और एनोड प्लेट पे क्या निकलेगा, बस यही बताना। ठीक है, जल्दी से छापो और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करें। ये शायद लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, इसके बाद कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। इस इलेक्ट्रोलिसिस का जो नाम है, इसको हम कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, साइंटिस्ट का नाम है कहाँ जगह, यहीं, कोलवेज। कोलवेज साहब साइंटिस्ट है, ये इलेक्ट्रोलिसिस पहली बार उन्होंने ही करी थी, इसलिए उनके नाम पे इस इलेक्ट्रोलिसिस का नाम लिखते हैं। ठीक है,
तो 3 नेमिंग रिएक्शन आज पढ़ाई है तुम लोगों को। एक वुड्स रिएक्शन पढ़ा है, एक फिटिक रिएक्शन पढ़ा है, और एक कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है। ठीक है, और ऐसे आने वाले समय में और भी कुछ नेमिंग रिएक्शन पढ़ाते रहें। ठीक है, क्यों नहीं, फॉर्मिक एसिड भी करवा लो। अच्छा ना, हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। लिखो। आज ये प्राणी नहीं है अबे। तेरे भाई की तबीयत ठीक हुई कि नहीं? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ। आजकल थोड़ा मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है, पर धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और लोग जो है गर्म कपड़े उससे ज़्यादा तेज़ी से कम कर रहे हैं, है ना। तो इसी टाइम पे ठंड लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी 3-4 दिन में ही बारिश होगी, फिर अचानक से टेम्परेचर डाउन होगा, और तुम्हें लगेगा कि तो अब तो ठंडी गई। ठंडी एक बार में जाती नहीं है, 2-3 बार में जाती है। तो ऐसा टेम्परेचर बढ़ता है फिर एकदम से घटता है, इसमें ही ठंडी लग जाती है, और इस टाइम का बीमार होना तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल सकता है। क्या क्या बोल रही हो? अरे क्या बोलते रहते तो, ऐसे गाली दे रही थी तुम? नहीं नहीं, लड़कियां गाली देते हैं, पर मुझे नहीं दे सकते ना। क्योंकि मैं ज्यादा बुरी देता हूँ गाली। हम्म, नहीं, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता। तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम जो है। खैर, तो इस टाइम पे तबीयत खराब होती है, और इसीलिए अभी थोड़ा सा कुछ दिन तक ऐसे मतलब जैकेट वगैरह जो पहन रहे हो वो पहनना कंटिन्यू रखना, भले ही थोड़ा गर्मी लगे। हाँ हाँ, मैं ऐसे ही बता रहा। अरे टोपा में मेरी उस टाइम पे तबीयत खराब थी, अभी नहीं खराब। उससे क्या होगा, ठीक है, मैं गाड़ी से आता हूँ, मुझे हवा नहीं लगती है ना। टोपा गिफ्ट में कहाँ से मिलेगा यार, कौन गिफ्ट देगा? ये सब डेविएट करने के टॉपिक खोज ही लेते। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो। राइट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन aqueous solution of following compounds are electrolyzed. Write the major product when aqueous solution of following compounds are electrolyzed. कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, उनको पानी में डालना, उसमें करंट पास करना, और बताना कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म से करना चाहते हो मैकेनिज्म से करो, बिना मैकेनिज्म से करना चाहते हो बिना मैकेनिज्म से करो, मैं नहीं जानता, है ना। तुम्हें बस, मुझे बस फाइनल आंसर चाहिए।
अरे बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस है यार यहाँ तो। किसको दिख नहीं रहा है बे? किसको नहीं दिख रहा है? मेरा? तुम्हारे पास समय है मात्र 10 मिनट का, इस सारे क्वेश्चन करने के लिए जल्दी करो। नहीं करोगे तो क्लास एक्सटेंड हो जाएगी, जब तक ये डिस्कस नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन कर दूं मैं? तो ये किया हुआ है, उसी को फॉलो करो। मैं नहीं करूँगा। अरे कर ले। हम्म। हाँ।
कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? पहली लाइन तो कर लिए होगे। ठीक, तो मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगा कि कैथोड पे क्या निकल रहा है, और मैं इस बात की भी चिंता नहीं करूंगा कि एनोड पे CO2 निकल रहा है। ठीक है, मैं इस बात की चिंता करूंगा बस यहाँ जो ये ग्रुप है, इसमें ये Na+ तो गायब हो जाएगा, पहले ही ये कैथोड पे भाग जाएगा। इसमें से ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। और जब यहाँ से CO2 निकलेगा, है ना, ये CO2 पूरा गायब होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल। दिख रहा है ना बे? और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जब डाइमराइज होगा तो क्या बनाएगा? हाफ एस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निकली कुछ कोई भी गैस एच सच नहीं निकल रही। ठीक है, क्योंकि कैथोड पे तो हाइड्रोजन निकल ही रही थी, एनोड पे CO2 गैस निकल रही है और हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ कुछ नहीं निकलेगा, पर यहाँ पर अगर तोड़ेंगे तो CH3 पे क्या आएगा? फ्री रेडिकल। और ये जब कंबाइन होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? इथेन का। यहाँ जब इसको ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, जो कि कंबाइन होके क्या बनाएगा? देख रहा है ना बे? यहाँ पर जब इसको तोड़ेंगे तो ये एक फ्री रेडिकल बनेगा, जो कि कंबाइन होके ये बनेगा। और यहाँ पर भी ये वाला टूटेगा तो ऐसे फ्री रेडिकल बनेगा। और अगर तुमने सही से बनाया है फाइनली सब जगह यही बनता। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग पहली वाली लाइन अपने मन से पूरा सही सही कर पाए थे? थोड़ा सा गलत। तो लास्ट वाले में ये प्रोडक्ट मेजर नहीं बनता है, ये मैं अभी जस्ट पढ़ा है मैंने। यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है। क्यों बनता है मुझे नहीं पता, आई होप कि तुम्हें पता होगा। ये दोनों प्रोडक्ट मेजर बनेंगे, वो वाला प्रोडक्ट जो लिखा था वो माइनर बनेगा। ये कितने लोग सही से कर पाए हो? ईमानदारी से बोलो, हाथ उठाओ। बाकी पता नहीं क्या किए हो, तो खैर उसकी चिंता मैं भी नहीं करूँगा। यहाँ पर ये एक फ्री रेडिकल बनेगा, तो वो फ्री रेडिकल डाइमराइज होगा और इस टाइप का एक कंपाउंड फिर से ये डाइमराइज होकर बना लेगा जैसे कि बनता। ठीक है, यहाँ पर जब ये डाइमराइज होगा तो यहाँ बीच में गोला आ जाएगा, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा। और इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? पिटिक नहीं बोलते हैं यार, ये कहाँ से फिटिक हो गया? ये तो गोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस है। पिटिक तब होता है जब क्लोराइड होता है और सोडियम ईथर मिलाता है। यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली दोनों जगह फ्री रेडिकल बनेगा, और ऐसे में डाइमराइजेशन करने के बजाय ये आपस में ही बॉन्ड बनाएंगे और इथीन का फॉर्मेशन होगा। ये हो ना बे? यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इथाइन का फॉर्मेशन। यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनेगा, साइक्लोहेक्सीन बनेगा। दिख रहा है ना? अरे बनेगा। यहाँ पर भी साइक्लोब्यूटीन बनेगा, यहाँ पर भी साइक्लोब्यूटाडाइन बनेगा। दिख रहा है? यहाँ तक कितने लोग सही से कर पाए हो? तो लास्ट वाला गलत है, अभी जस्ट बताया है ना? ये बनेगा, है ना, ट्रेन डब्बे जैसा। ठीक है, जो भी। ये कितने लोग सही से बना पाए हो? ठीक है, यहाँ पे ऐसे करोगे तो यहाँ भी ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये दोनों फ्री रेडिकल जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ बेंजाइन का फॉर्मेशन। दिख रहा? ये कितने लोग सही से किए हो? तो यहाँ बेंजाइन कोई सच कंपाउंड नहीं होता है, वो इंटरमीडिएट ही है। तो अब यहाँ पर भी दो बेंजीन आपस में यहाँ जोड़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ये बनेगा। और ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो कमजोर दिमाग वालों के लिए नहीं है, तो नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात। कितने लोग सारे क्वेश्चन अपने मन से मेरे बनाने से पहले बना पाए थे?